हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक लेक्चर्स की नई सीरीज़ जिसमें हम सीखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स। इस सीरीज़ में हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे डिस्कवरीज का, जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कंप्लीट टॉपिक्स की। ठीक है, और एक टॉपिक्स के बीच में कोऑर्डिनेशन भी बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम इस सीरीज़ का पहला लेक्चर, जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने 1808 में ये थ्योरी दी थी। स्टार्ट करते हैं, तो सीखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ने से पहले हम एक कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं कि मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या है? हर ऑब्जेक्ट जो प्लेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें मास हो, उसे हम बोलते हैं मैटर। मैटर को हिंदी में द्रव्य बोलते हैं। जो भी वस्तु स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो, उसे हम बोलते हैं मैटर या द्रव्य। तो स्टार्ट करते हैं। मैटर क्या है? जिसमें मास हो और जो प्लेस ऑक्यूपाई करे, स्थान घेरे और जिसमें मास है, उसे हम बोलेंगे मैटर। यानी कि ये पेन जगह घेर रहा है ना, और ये हम बता सकते हैं इसका मास कितना है, 5 ग्राम। ठीक है, या फिर 10 ग्राम। तो ये पेन भी क्या है, मैटर। अब डाल्टन ने क्या बताया कि अगर आप मैटर को तोड़ना स्टार्ट करो, मैं इस पेन को तोड़ना स्टार्ट करता हूँ, तो पहले इसके 2 छोटे टुकड़े होंगे, फिर 4 टुकड़े करूँगा मैं, फिर 8 टुकड़े करूँगा। तो ऐसे ही अगर मैं इसे तोड़ता जाऊँ, बार बार तोड़ता जाऊँ, तो लास्ट में एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसा पार्टिकल बचेगा जिसे मैं वापस से तोड़ नहीं पाऊंगा। तो डाल्टन ने उस पार्टिकल को क्या बोला कि यह है एटम। ठीक है, तो डाल्टन ने बताया कि मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, ऐसे पार्टिकल्स जिन्हें तुम तोड़ नहीं सकते, और उन पार्टिकल को उसने नाम दिया एटम। और एटम को उसने बताया कि ना तो आप बना सकते हो, ना ही मिटा सकते हो, और ना ही एटम को डिवाइड कर सकते हो। मतलब एटम को आप 2 पार्ट्स में तोड़ नहीं सकते, एटम को आप बना नहीं सकते, और एटम को आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या बोला? डाल्टन ने 1808 में ये थ्योरी दी थी। तो डाल्टन ने बोला कि जितना भी मैटर है वो कंसिस्ट करता है एटम्स। जितना भी मैटर है वो किस चीज़ से बना है? एटम्स से। छोटी छोटी आप बॉल्स समझ सकते हो एटम्स को, बहुत ही छोटी बॉल्स, उनसे मिलके बना है सारा का सारा मैटर। ठीक है, तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम एटम बोलते हैं। उससे छोटी फॉर्म में, उससे छोटी अवस्था में मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एटम को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, और ना ही एटम को क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास कितने तरह के एलिमेंट्स हैं। बहुत सारे तरह के, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, है ना। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबके एटम्स जो होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। सपोज हमारे पास यहाँ पे आयरन है, आयरन का एक ब्लॉक, तो इसमें भी ये आयरन भी कैसे बना होगा? एटम्स से मिलके बना होगा। ठीक है, ये हो गए हमारे पास आयरन के एटम्स। और हमारे पास एक और एलिमेंट ले लेते हैं हम, सपोज कॉपर। तो कॉपर भी कुछ एटम्स से मिलके बना होगा, कॉपर में भी अपने एटम्स होंगे। ठीक है, तो ये मैं दिखा देता हूँ कॉपर के एटम इस तरह से। तो एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे कैसे होंगे? सेम होंगे। यहाँ पे अगर आप आयरन के एटम्स को देखो, तो ये सारे एटम कैसे हैं? सिमिलर हैं। इनका एटॉमिक मास भी सेम होगा और इनकी प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होंगी। पर अगर आप 2 डिफरेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हो, पहला आपके पास यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे आपके पास कॉपर है, तो आयरन का एटम जो होगा और जो कॉपर का एटम होगा, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? अलग अलग होंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, आयरन के एटम्स कैसे हैं? छोटे दिखाए हुए मैंने,
और कॉपर के एटम्स यहाँ पे किस टाइप के दिखाए हुए हैं, थोड़े बड़े, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, अलग अलग होंगी। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का एटॉमिक मास कैसा होगा, अलग होगा। अगर आयरन का एटम है आपके पास तो वो थोड़ा छोटा है, कॉपर का एटम जो है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इनका मास तो डिफरेंट होगा, ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। यही डाल्टन ने बताया दूसरे पोस्टुलेट में कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सेम। किसी भी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, सेम होंगे। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो आयरन के सारे एटम्स कैसे हैं, सेम, और उनके प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, आइडेंटिकल होंगी, और उनका एटॉमिक मास भी कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। पर दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को जब आप देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, दो अलग एलिमेंट्स के एटम, उनका एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है। जैसा कि आयरन और कॉपर का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि कॉपर का एटम थोड़ा सा बड़ा है, आयरन का एटम थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम थर्ड पोस्टुलेट की। तो देखो दो एटम्स एक साथ मिलके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ मिलके वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, वाटर का बना लेते हैं, ठीक है। दो एटम्स ने मिलके कंपाउंड का फॉर्मेशन किया वाटर का, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये एटम्स एक साथ कैसे मिलते हैं? तो देख सकते हो आप यहाँ पे दो तो हाइड्रोजन मिले होंगे और एक ऑक्सीजन मिला होगा, ठीक है। इनका रेशो कैसा होगा, 2:1 का रेशो, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या कि आधा एटम मिला हो ऑक्सीजन का और एक एटम मिला हो हाइड्रोजन का। देखो ध्यान से सोचो, एटम को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते ना, एटम को तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो हम ऑक्सीजन का आधा एटम कैसे मिला देंगे? यानी कि वो कैसे रेशो में मिलेंगे, हमेशा स्मॉल होल नंबर रेशोज में। वो कैसे रेशोज में मिलेंगे, हमेशा स्मॉल होल नंबर रेशोज में। ऐसा नहीं हो सकता इस रेशो में मिलेंगे 2:1। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तो हाइड्रोजन ले लो और आधा ऑक्सीजन ले लो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा क्योंकि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये रेशो नहीं होगा, ये वाला रेशो होगा, ठीक है। कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, एटम्स के कंबाइन होने पर। जब अलग अलग टाइप के एटम्स मिलते हैं तो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, और वो मिलते कैसे हैं, फिक्स्ड स्मॉल होल नंबर रेशोज में, ठीक है। इनका रेशो वाटर बनाने के लिए एकदम फिक्स है, 2 हाइड्रोजन के आइटम चाहिए और एक ऑक्सीजन का आइटम चाहिए 2:1 में, ठीक है। और 2:1 में अगर आप देखो तो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो क्या बनेगा, देखो 2:1 का ही तो रेशो ये वाला भी बन रहा है, 1:0.5 है ना, पर ये होल नंबर नहीं है, ये 0.5 फ्रैक्शन आ गया ना, होल नंबर नहीं है। तो इसे स्मॉलेस्ट होल नंबर बनाना चाहिए, तो ये वाला रेशो हमारा सही होगा, ये वाला रेशो सही नहीं होगा, ठीक है। डाल्टन ने ये बताया सिंपली। अब अगला क्या बताया डाल्टन ने कि दो केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन में डाल्टन ने बताया कि दो कंपाउंड्स एक साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करते हैं, और केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, एटम में कोई चेंज नहीं होगा, बस एटम की पोजीशन चेंज हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, एटम्स में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे आपके पास HCl था यहाँ पे और NaOH था, ठीक है, सपोज कर लो ऐसा। तो या फिर कुछ और भी बना सकते हो आप, ऐसे ही सपोज करो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का आइटम है, एक क्लोरीन का आइटम है, एक सोडियम का आइटम है, ऑक्सीजन का आइटम है और हाइड्रोजन का आइटम है, ठीक है। तो ये एक साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, एटम्स में कोई चेंज नहीं होगा,
एटम्स में कोई चेंज नहीं होगा, इन एटम्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, बस इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, इनका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ऐसा, H के साथ मैंने भेज दिया OH को, इसको इसके साथ में भेज दिया, और Cl के साथ में मैं Na को भेज देता हूँ, NaCl। तो इस टाइप से होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट, एटम में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट विदाउट अल्टरिंग द एटम देमसेल्व्स, एटम में बिना कुछ चेंज हुए। एटम्स यहाँ पे सारे के सारे सेम है, बस उनका रीअरेंजमेंट हो गया है, ठीक है। अब देखो लास्ट पोस्टुलेट क्या है, दो सेम तरह के एटम्स अलग अलग रेशोज में मिलके अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लें, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन, अगर हम इन्हें एक साथ मिलाएं तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में इनका रेशो क्या है, 1:1, और कार्बन डाइऑक्साइड में रेशो क्या है कार्बन और ऑक्सीजन का, 1:2, ठीक है। तो दो एटम्स अलग अलग रेशो में भी कंबाइन हो सकते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। अब इसकी हम कुछ कमियां देख लेते हैं कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में क्या कमी रह गई। तो पहला पॉइंट हम बताते हैं कि डाल्टन ने क्या बताया कि मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम, और एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। पर बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हो गई, जिसकी वजह से डाल्टन का ये वाला पोस्टुलेट क्या हो गया, गलत। एटम को डिवाइड आप कर सकते हो किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है। अब डाल्टन ने यहाँ पे क्या बताया था, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये भी नहीं बता पाई कि अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को रब करते हो, अगर मैं पेन को अपने बालों में रब करूँगा तो इस पर एक स्टैटिक चार्ज आ जाता है और ये कागज़ों को अट्रैक्ट करने लगता है अपनी तरफ, कागज़ के छोटे टुकड़ों को। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्यों आता है प्लास्टिक की वस्तुओं पर स्टैटिक चार्ज, जब उनको रब किया जाता है तो क्यों आ जाता है कुछ ऑब्जेक्ट्स पर स्टैटिक चार्ज, ठीक है। अब आप एक चीज यहाँ पे देखो, डाल्टन ने क्या बताया था कि एटम्स जो होंगे सेम एलिमेंट्स के, उनका एटॉमिक मास कैसा होगा, सेम होगा। यहाँ पे क्या बताया था कि सेम एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक मास कैसा होगा, सेम होगा। अब आप देखो हमारे पास हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है, ये तीनों के तीनों ही क्या हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। ये तीनों हाइड्रोजन एलिमेंट ही हैं, पर इनका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो पर मास क्या हो उनका, डिफरेंट हो, एटॉमिक मास कैसा हो, डिफरेंट। तो ये तीनों है तो हाइड्रोजन ही, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, पर इनका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट। पर डाल्टन ने बोला था कि सेम एलिमेंट का जितने भी एटम्स होंगे उनका एटॉमिक मास सेम होना चाहिए, पर यहाँ तो सेम नहीं आ रहा। हाइड्रोजन है, ये वाला एटम जो है उसका एटॉमिक मास अलग आ रहा है, इसका एटॉमिक मास अलग आ रहा है, 2 है, और इसका एटॉमिक मास 3 है, ठीक है। तो तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग है, तो यहाँ पे भी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या हो गई, गलत साबित हो गई, ठीक है। अब डाल्टन ने एक और चीज बोली थी कि अलग अलग एलिमेंट्स जो होंगे उनका एटॉमिक मास कैसा होगा, अलग होगा, पर आइसोबार्स होते हैं, कुछ एटम्स को हम आइसोबार बोलते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है पर एटॉमिक मास सेम होता है। देखो जैसे कि आर्गन और पोटेशियम
और कैल्शियम। इनका एटॉमिक मास तीनों का सेम है, पर ये एलिमेंट्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं। एक आर्गन है पोटेशियम और कैल्शियम, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं, पर इनका एटॉमिक मास क्या है, सेम है। पर डाल्टन ने क्या बोला था कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का एटॉमिक मास कैसा होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ठीक है, तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी यहाँ पे भी गलत साबित हुई। अगला पॉइंट क्या है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये तो बताती है कि एटम जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, पर ये नहीं बताती कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम अंदर से कैसा है, एटम बना किस चीज़ से है, ये डाल्टन की थ्योरी नहीं बताती। और एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, डाल्टन की थ्योरी ये चीज़ें नहीं बताती। ठीक है, और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये तो बता रही है कि दो एटम्स मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, पर ये नहीं एक्सप्लेन किया इसने कि दो एटम्स एक साथ मिल ही क्यों रहे हैं। देखो, हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ मिलके क्या बना लेते हैं, HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ मिलके HCl बना लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पर हीलियम तो किसी के साथ नहीं मिलता है ना, हीलियम हमेशा हीलियम की ही फॉर्म में रहेगा। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये नहीं बता पाई कि कुछ एटम्स तो एक साथ मिलते हैं, कुछ एटम्स नहीं मिलते। ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों है कि हीलियम का एटम किसी और एटम के साथ में नहीं मिल रहा, हाइड्रोजन का एटम बहुत सारे एटम्स के साथ में मिल रहा है और अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसा क्यों है, ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी नहीं बता पाई। ठीक है, तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती कि दो एटम्स कंबाइन क्यों हो रहे हैं। और लास्ट पोस्टुलेट हमारा है, सपोज हमारे पास, मैंने एक एग्जांपल लिया था कि हमारे पास क्या था, यहाँ पे आयरन का एक ब्लॉक, यहाँ पे हमारे पास आयरन के एटम्स हैं। तो आयरन, आप लोगों ने देखा है आयरन का कोई टुकड़ा है ना, लोहे का कोई टुकड़ा, वो कैसा होता है, सॉलिड होता है ना। अब आप, आयरन एक मेटल है, वो सॉलिड है। और अगर आप मर्क्यूरी को देखो, मर्क्यूरी को तो जानते हो ना आप, मर्क्यूरी बोले तो पारा है ना, जो थर्मामीटर में भरा जाता था पहले। तो मर्क्यूरी भी एक मेटल है, पर वो लिक्विड स्टेट में है। तो ऐसा क्यों है कि आयरन सॉलिड है और मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में है, इनके एटम्स के बीच में ऐसा कौन सा फोर्स लग रहा है कि आयरन के एटम्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में है, और जो हमारे मर्क्यूरी के एटम्स हैं उनके बीच में क्यों इतना फोर्स नहीं लग रहा कि वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में क्यों है। तो आयरन सॉलिड क्यों है और मर्क्यूरी सॉलिड क्यों नहीं है, ये भी एक्सप्लेन नहीं करती डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, आयरन सॉलिड क्यों है और मर्क्यूरी सॉलिड क्यों नहीं है, मतलब कि एटम्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में, एटम्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसी की वजह से तो ये एक साथ जकड़े हुए हैं, उसी की वजह से तो आयरन के एटम्स जो है एक साथ हैं और आयरन सॉलिड स्टेट में रहता है। ठीक है, पर मर्क्यूरी जो है रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड रहता है। तो मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों रहता है, क्योंकि उसके एटम्स के बीच में फोर्स कम है। तो ये फोर्स का इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी नहीं बता पाई। ठीक है, तो ये भी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की एक लिमिटेशन है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम सीखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम इस लेक्चर को नाम दे सकते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।